मेरी मौत के बाद। एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख। एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। दिशा भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज लगाते हुए बोली, माँ कोई भी नहीं है कमरे में और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख। मम्मी ने अंदर से आवाज दी। दिशा ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझे हंसी आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? दिशा भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया हो। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। दिशा, मैं हूँ तुम्हारा राजीव। हाँ दिशा, मैं तुम्हारा राजीव। कहते हुए मैं दिशा की तरफ गया। दिशा मेरे लिए नहीं रुकी थी। दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वह अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडी में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा। लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार किए बिना किचन की तरफ दौड़ लगा ली। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। दिशा और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा पीटा। अब तो खाएगी ये डांट। बावली लड़की है ये तो। भला बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे? क्यों भाग रही है? बिल्ली ही होगी, कोई बाघ तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे। जरूरी थोड़ी बिल्ली ही होगी, दिशा बोली। तू फौजी की बीवी होकर इतना डरपोक क्यों है? छिपकली को क्रोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी हैं तेरे लिए और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे हों। हा हा हा। आज आएगा राजीव तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। दिशा भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुश है दोनों मेरे आने की। और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जाकर फोन कर राजीव को। कल रात को हुई थी बात तो बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा। नाश्ता तैयार रखना, 8:45 बज गए हैं, माँ ने कहा। सुबह 4 बार कर लिया फ़ोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको आज, मैं तो बात भी नहीं करूँगी, दिशा ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फ़ोन, जा मेरे फ़ोन से कर ले, माँ ने कहा। दिशा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फ़ोन उठाया और मेरा नंबर डायल करने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि दिशा को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फ़ोन से भी मुझे नंबर डायल करके फ़ोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर। घंटी जा रही है, लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरे जेब में फ़ोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाले गाने मुझे इतने पसंद थे कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होना भी एक कारण था और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ गूंज रही थी एक सुनसान जंगल में। मोबाइल ज़मीन पर हल्की धूप घास से ओस की बूंदों को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रहा था और उसके थोड़ी ही दूर पर गाड़ी का एक दरवाज़ा अधजला हुआ था
और कांच के काले टुकड़े थे और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज़ कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसे कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था और मैं जानता था कि मेरी पत्नी दिशा कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं जोर से चिल्लाया, नहीं। मेरी नहीं बोलने की आवाज़ पूरे इलाका में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा। उसके सीने को मलने लगा ताकि श्वास वापस आ सके, लेकिन ये संभव कार्य था। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ दिशा और माँ दोनों को मेरा इंतजार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूवल करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। राजीव यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? रॉकी ने शरारती अंदाज में कहा। रॉकी मेरा बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज़्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस एक मजाक करता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन रॉकी तब तक दीवार लांघकर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वो ही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाकर उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रॉकी ही मेरा अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते रॉकी ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से रॉकी की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फ़ोन से मैसेज भेजा था। दिशा से मेरा झगड़ा हुआ था। मैंने इसे बताया था तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये, दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि रॉकी का सैड इमोजी के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी। पंजाब बॉर्डर से होते हिमाचल की तरफ जाना था, क्यों से अब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी की लास्ट वाले सबसे बड़ी सीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। दिशा को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश होना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीन पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और दिशा को सेंड कर दिया। तब भी दिशा को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ठिठोली करता रहता था। पुरानी फ़ोटोज़ भेजकर उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फ़ोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो दिशा का मैसेज आ गया, मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जा रही हूँ, शाम को कर लूँगी, टाइम मिलेगा तो। नहीं भी किया तो कल तो आप आ ही जाओगे। दिशा का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया। माँ को कॉल किया, हेलो, प्रणाम माँ, बैठ गया तू गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है? माँ ने कहा।
लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी। मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है। और जब बहू ने खुश होकर बताया कि राजीव आ रहा, तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना जरूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं माँ, लेकिन बहुत अजीब अजीब। ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से ख़त्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है। तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह? माँ ने कहा। ऐसे मत पूछो, आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है, कुछ भी पका लेना। मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा, मैंने कहा। माँ को मार्केट जाना था तो जल्दी फ़ोन काट दिया। रास्तों में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और ख़ास बात थी जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वो ख़ास बात ये थी कि मुझे जहाँ आँख बंद करके 5 मिनट हो गया वहीं नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी में, कभी किसी पत्थर में, कभी कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतज़ार करती आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस दिन के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। दिशा ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब दिशा ने माँ के फ़ोन पर फ़ोन किया तो मैंने पाया कि मैं किसी जंगल में बेसुध पड़ा हूँ। फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे और मैं अपने चारों तरफ जल रहे गाड़ियों के पुर्जों और साथियों की लाश को देख रहा था। एक अजीब सा डर मेरे मन में था क्योंकि मुझे अभी अभी पता लगा कि वो शीशे में मेरे नहीं देखने की वजह क्या थी। दिशा ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को मैं महसूस नहीं हुआ। मुझे सब मालूम हो चुका था। इस सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चली गई। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियाँ इतनी थी कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मैंने मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नजर आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वो मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल कर लिया। हेलो, गाड़ी नंबर 136 तो अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रिकल कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ा गया और पलटते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूं। ओके, हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे ये तो रवि है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए रवि के पास गया। रवि से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर दिशा का कॉल आया। रवि ने नाम पढ़ा और क्या कहा, क्या कहूँ मैं दिशा भाभी को, कैसे उठाऊँ फ़ोन? अरे उठा लेना, प्लीज़ उठा ले और बोल दे कि राजीव आ रहा है, उसे बोल देना। मैंने कहा ही था कि रवि भी बोल पड़ा। मुझ में नहीं हिम्मत, लेकिन राजीव जाएगा, घर तो जाएगा वो भी पूरे शान से। तिरंगा उसका कफन होगा, तिरंगा में लिपटकर राजीव घर पहुंचेगा। उससे पहले पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी। जिस तरह उसने इन 8 सालों में आतंकियों का जीना हराम किया था, घुसपैठियों को उनके कैंप में घुसकर मारने का खिताब भी तो राजीव को हासिल है। यही नहीं, राजीव ने अकेले 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की उपाधि जो हासिल की है, उस दिन को कैसे देश भूल जाएगा जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने राजीव को किडनैप करके
पूरे देश को चुनौती दी थी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकियां दे रहे थे। राजीव ने ही उस शर्त को ना मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी, तो राजीव ने उन सभी आतंकियों के साथ उनके शर्तों का भी नामो निशान मिटा दिया था। रवि अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत। तू मेरे लिए रोते हो और मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, ये सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीवी दिशा, कितनी बदनसीब है वो। उसे तो प्यार से गले भी साल में एक बार लगाता हूँ। वो भी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं आऊँगा तो पहले ढेर सारी शिकायतें करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली से उसे घुमाते हुए किसी पुराने ज़माने के गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार झूमते थे। आखिर उसे भी गर्व होता है कि उसका फौजी पति छुट्टी लेकर आया है, जिसे वो सुबह शाम याद करती है। बहुत सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और रवि भी। अभी वहीं रुका था। उसने फ़ोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब वो अपने ही मोबाइल पर फ़ोन करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी कि यहीं कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से छटते हुए हमारी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस भी कोहरा बनकर उड़ने लगी। रवि हमारी लाशों के पास ही बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उनकी मदद के लिए टीम आए। मैं अब जान चुका था कि मैं मर गया, इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी था घर जाकर ये देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुंच गई। घर गया तो अभी भी वहाँ कुछ नहीं पता था। वो लोग टेंशन में जरूर थे कि 9:15 बज गए, लेकिन मैं घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा था। तेरे पास उनके दोस्तों का नंबर होगा, किसी को फ़ोन करके पूछ, माँ ने दिशा से कहा। एक ही का नंबर है, रोकी का, लेकिन वो साथ नहीं आया। मैंने किया था उनको फ़ोन, दिशा ने कहा। एक बार और करके पूछ ले, वो राजी के अलावा किसी और को फ़ोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की जिद को देखते हुए दिशा ने फिर से रोकी को फ़ोन किया। इस बीच रोकी की रवि से बात हो चुकी थी मेरे फ़ोन से, इसलिए रोकी सब जानता था। एक झिझक के साथ रोकी ने फ़ोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात उनसे? दिशा ने कहा। रोकी के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज़ में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते ही रोकी ने फ़ोन काट दिया। टीवी खोल लो सुनते ही दिशा सुन पड़ गई। एक तरफ रोकी की दर्द भरी आवाज़ और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। दिशा की हिम्मत नहीं हुई टीवी खोलने की, फिर भी वो आगे आई और टीवी खोलते हुए सोफे में बैठ गई। दिशा को शांत देखकर माँ भी चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे के टूटना पहली अपशगुन हुआ था। ऊपर से उनकी दाईं आँख सुबह से फड़क रही थी, जिसे वो सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी में समाचार इस प्रकार थे। सुपर हीरो राजीव और उनके साथी हुए आतंकवादियों के धोखे का शिकार। कुछ दिन पहले राजीव के दिखाए कारनामों से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किया पलटवार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता के 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए हैं अपनी माँ के गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद जवान राजीव की जगह उनकी मां नीलिमा देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते दिशा बेहोश हो गई और मां भी आंखों में आंसू बहाते हुए टीवी पर नजर गड़ाए ना कुछ देख रही थी ना कुछ सुन रही थी, क्योंकि जो उसने सुना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कोई बात नहीं थी दुनिया में। समाचार के शौकीन पड़ोसी लोग भी खबर सुनकर हमारे घर आने लगे थे। पीप पीप एक गाड़ी हॉर्न दे देकर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था।
बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सील, सब बस के स्लो मोशन चलने से उत्पन्न कंपन से काँप रहे थे और पसीने से भरा हुआ राजीव आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से राजीव सीट से नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं, वरना फिर से खिल्ली उड़ाएंगे। शुक्र है सब मज़े से सो रहे थे, बस ड्राइवर जगा हुआ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उबासी लेकर राजीव झट से बैठ गया। हे प्रभु, ये सुपर हीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं मुझे। अपने फौजी साथी तो मुझे पेल के रखते हैं, फिर इतने सारे आतंकवादियों को उनके कैंप में जाकर कैसे मारा मैंने, और मैं खुद भी तो मरा। बेकार, आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार। कहते हुए राजीव ने हेडफोन कान में डालते हुए दिशा को फ़ोन किया। हेलो, उठ गई या सोई हो अभी? हे ईश्वर, आप आ रहे हैं सुन के नींद ही किसे आई। पता नहीं जब आपको आना होता है तो नींद कहाँ गायब हो जाती है, दिशा ने कहा। अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरे 3 घंटे हैं मेरे आने में, और बस की रफ्तार जैसी है उस हिसाब से तो 4 भी लग सकते हैं, राजीव ने कहा। आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है, मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटबट करने लगी है, शायद कुछ स्पेशल बनाएंगी आज, दिशा ने कहा। चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा। और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊंगा। आज तो मेरा सपना इतना खतरनाक था कि जब उठा तो पूरी आंखें भीग गई थी, राजीव ने कहा। ऐसा भी क्या देख लिया? चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, दिशा ने कहा। ओके बाय, राजीव ने कहा और फ़ोन काट के आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे। अब राजीव को नींद नहीं आ रही थी, वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर बुक लिखी जा सकती है, पर एक बार फौजी से रिटायर हो जाऊं, फिर लिखूंगा अपने सारे सपनों को, कहते हुए राजीव सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफ़र, साथ में फिर एक नया सपना। राजीव की लाइफ तो नींद और सपनों में ही उलझ गई थी। अभी तक के सपने में वो एक सुपर हीरो था, अगर नींद में देखेगा तो वो हमेशा सपने में सुपर हीरो ही रहेगा। असल ज़िंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। खैर राजीव को मेहनत करना पसंद था, लेकिन सिर्फ सपनों में, इसलिए तो वो बिना मेहनत के जहाँ आंखें बंद करता वहीं सो जाता था। तो ये आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।